नमस्कार दोस्तों। सुश्रुत संहिता में अपन ने थोड़ी इतिहास की बात अपन ने कर ली और सुश्रुत संहिता के वैशिष्ट्य की बात अपन ने कर ली। इसके बाद अब अपन बात करेंगे सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान को शुरू करेंगे। सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय है जिसका नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय। इसके अलावा अगर अपन बात करें चरक संहिता के सूत्र स्थान का पहले नाम की बात करें तो वो दीर्घ जीवितीय अध्याय है, और अष्टांग हृदय की प्रथम अध्याय की बात करें तो आयुष्कामी अध्याय है। ठीक है। अध्यायों की संख्या की बात करें तो चरक सूत्र और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है दोनों में, और इसकी बात करें तो 46 चैप्टर है। ठीक है, सुश्रुत सूत्र स्थान में। सबसे पहले बात करें तो आप अपनी जो संहिता है उसको खोल के रखें, है ना। इस प्रकार से मैंने जो महत्वपूर्ण जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो ले रखे हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें आयुर्वेद तत्व संदीपिका। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो जो है इसके राइटर कौन है, ये है अंबिका दत्त शास्त्री, जो अपन पढ़ते हैं, हिंदी टीका है सुश्रुत संहिता की। ठीक है, अब सबसे पहले जो पहला पेज है उसमें सिर्फ ये 2 ही लाइनें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। इनमें पहली लाइन है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया, इसलिए आयुर्वेद को अपौरुष से कृत्र रहित माना गया है। कहने का मतलब एररलेस। ठीक है, किसी प्रकार की गलती नहीं है। जो परमपिता ब्रह्मा जो थे उन्होंने क्या किया, इसको स्मरण किया है, कहीं से चीटिंग करके नहीं लिखा है, कहीं से देख के नहीं लिखा है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, अपौरुष या कृत्र रहित माना जाता है। जी हाँ। दूसरे सबसे प्रथम व प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें उसमें लिखी हुई हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि धन्वंतरी में जो धनु जो शब्द होता है वो किस चीज़ को इंगित करता है, वो शैल्य, उसका मतलब होता है शैल्य। तो ये इंपॉर्टेंट है कि धनु का मतलब क्या होता है, पूछा जा सकता है, तो ये शैल्य होता है। इसके अलावा अपन बात करें कि विष्णु पुराण में अमृत पूर्ण कलश को लिए हुए धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र से मानी हुई है। तो विष्णु पुराण धन्वंतरी की उत्पत्ति कहाँ से, विष्णु पुराण में कहाँ से मानी है, समुद्र से। ठीक है, जो समुद्र मंथन किया था देवता और दानवों में, तो जो अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे वो कौन थे, धन्वंतरी थे। ठीक है, तो ये माना गया है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अगला जो श्लोक नंबर 2 नंबर का है, यहाँ से श्लोक आप मैच करते रहें। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि काशीराज दियोदास। तो काशीराज दियोदास किसको कहा गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काशीराज दियोदास धन्वंतरी को कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है, धन्वंतरी को कहा गया है। तो ठीक है, इसमें देखें काशीराज दियोदास भगवान धन्वंतरी को औपधेने वेतरण औरभ्र पोष कलावत करवीर्य गोपुर रक्षित और सुश्रुत। ठीक है, तो ये जो है 7 हुए शिष्य हुए। धन्वंतरी के शिष्य कितने हुए, 7 शिष्य हुए। ठीक है, अच्छा, इसको याद रखने के लिए अपन वो उप्स केवीजी ऐसे करके याद भी रख सकते हैं, 7 शिष्य थे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बात करें अपन चरक संहिता में बात की, तो आचार्य जो चरक संहिता के लिए बात की तो आत्रेय जो हुए, आत्रेय के शिष्य थे 6, है ना। अपराजित है भेलछार, इस प्रकार से ट्रिक थी, उससे याद किया था अपन ने। ठीक है, अपराजित है भेलछार, तो उनके 6 शिष्य थे, इनके यहाँ पे 7 हैं। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ से अपन देखिए औपधन्य वेतरण पोषकलावत औराभ्र पोषकलावत करवीर्य गोपुर रक्षित सुश्रुत परभृतय, है ना, परभृतय। तो परभृतय का मतलब देखिए क्या होता है, देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्रवृत्ति शब्द से संबोधित किया गया, कुछ और बच गए। प्रवृत्ति मतलब आदि, है ना, बच गए कौन कौन से, ये मुख्य थे, ये 7 शिष्य मुख्य हैं। प्रवृत्ति में भोज, निमि, कांकायन, गार्गे, गालव, तो ऐसा। तो ये इनको किस चीज़ से ग्रहण करते हैं, प्रवृत्ति से इनको समझते हैं। तो प्रवृत्ति में कितने हैं, 5 हुए। तो अगर अपन टोटल देखें तो नॉर्मल जो धन्वंतरी के जो विशेष शिष्य या फिर अपन कहें नॉर्मल जो शिष्य थे वो तो 7 थे। अच्छा, इसमें अगर टोटल देखें प्रवृत्ति को मिला के तो 12 हो गए। तो जनरली अपन देखते हैं तो 7 ही शिष्य मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा ध्यान रखें, ऑप्शन में आ जाता है निम्नलिखित में से कौन से धन्वंतरी के शिष्य नहीं है, तो उसमें एक आध अगर यहाँ से भी ऑप्शन आ जाता है निमि लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो उनके शिष्य नहीं थे, है ना। तो इसलिए जो है ये 5 नाम भी अपने को देखने थोड़े से आवश्यक हो जाते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। आगे देखिए,
आगे इन्होंने लिखा है शरीर मानस आगंतुर व्याधि। तो इन्होंने क्या लिखा कि जो शिष्य हुए उन्होंने कहा कि जो शारीर मानस और आगंतुक रोगों से अनेक प्रकार की पीड़ा से दुखित तथा मित्र भृत्य धन आदि वस्तुओं के होने से सनाथ होते हुए भी क्या है, अनाथों की तरह तड़पते विलाप करते हुए मनुष्य के देखकर हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। इसलिए आप उनकी जो प्रजा की हित कामना के लिए, प्रजा की हित कामना से आप जो है वो उपदेश दें, आयुर्वेद शास्त्र का हमें उपदेश दें। तो इस प्रकार की बात बोलते हैं शिष्य। तो जो है इसमें देखिए थोड़ा सा अपन रोगों के प्रकार, इसका जो विमर्श देखेंगे अपन, है ना, इसका जो थोड़ा सा विमर्श देखेंगे उसमें अपन देखते हैं कि रोग भेद, ठीक है। तो रोग भेद, तो सबसे पहले देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। रोग भेद है तो सबसे पहले देखिए सारंगधर ने कौन से बताए हैं, स्वाभाविक आगंतुक, ठीक है, कायिक और अंतरा। तो सारंगधर के अनुसार कौन से हो गए, स्वाभाविक आगंतुक कायिक और अंतरा। अंतरा मतलब देखिए स्वाभाविक, तो जो स्वाभाविक रोग होते हैं, है ना, कौन कौन से, भूख लगना, प्यास लगना, या फिर अपन कहें वृद्ध हो जाना, ये हो गए स्वाभाविक, है ना। आगंतुक जो बाह्य कारणों से होते हैं, चोट लग जाए, ठीक है। तीसरा कौन है, कायिक। कायिक मतलब जो दोषों से होते हैं ना, जी हाँ। और एक हो गया चौथा कौन है, अंतरा। अंतरा जो है वो मानसिक रोगों को बोलते हैं, मानसिक रोगों को बोलते हैं अंतरा। अच्छा, तो ये हो गया आचार्य सारंगधर ने बताए। कितने बताए, 4 बताए, ठीक है, याद रखें एक एक करके। इसके बाद देखिए आगे क्या है कि चरक ने भी रोगों के 3 मुख्य भेद बताए, त्रयो रोगा, निज आगंतुक और मानसा। अच्छा, तो ये कौन से हो गए, निज आगंतुक और मानस। ये किसने बताए, ये चरक ने बताए। एक एक करके देखते रहे। आचार्य चरक ने 3 बताए हैं, याद रख सकते हैं NAM से, निज आगंतुक और मानस। अच्छा, इधर इनको याद करें आप, साका ऐसे के ए से याद कर सकते हैं, ठीक है। स्वाभाविक आगंतुक कायिक और अंतरा, तो साका से कौन से याद कर सकते हैं, सारंगधर वाले, ठीक है। इसके बाद अगला है, चरक ने स्वाभाविक रोग कौन कौन से बताए हैं। तो देखिएगा कि कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निमित्तजा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि 2 प्रकार के बताए हैं, काल के प्रभाव से कितने कौन कौन से रोग बताए हैं, जरा और मृत्यु, जरा और मृत्यु 2 बताए आचार्य चरक ने, जो कि काल के प्रभाव से हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इधर देखिए अब इन्होंने क्या कहा है कि स्वभावो निस प्रतिक्रिय, तो जो स्वाभाविक रोग जो होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की चिकित्सा नहीं की जाती। तो जरा मतलब क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया, मृत्यु मतलब मरना हो गया, तो इन पे किसी प्रकार की चिकित्सा जो है नहीं काम करेगी। क्या होते हैं, अचिकित्सीय होते हैं, जी हाँ। इसके बाद सुश्रुत ने भी स्वाभाविक रोग बताए हैं। इन्होंने स्वाभाविक रोगों की संख्या कितनी बताई है, 5 बताई है। देखिए, स्वाभाविकास्तु क्षुत्त पिपासा जरा मृत्यु और निद्रा, ठीक है। तो 2 तो कौन कौन से हो गए, आचार्य सुश्रुत ने 2 तो वही बताए, कौन कौन से, क्षुत और ये जरा मृत्यु तो आचार्य चरक वाले ही हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं, क्षुधा या फिर क्षुत भी लिख सकते हैं, पिपासा लिख सकते हैं। जरा मृत्यु जो हो गए 2, कौन से, जो आचार्य चरक ने बताए, और एक और कौन सा हो गया, निद्रा। तो ये 5 जो है स्वाभाविक रोग बताए, और दोनों ने ही, आचार्य चरक ने भी और आचार्य सुश्रुत ने, दोनों ने ही उसको क्या कहा है, अचिकित्सीय बताया। किसको, स्वाभाविक रोगों को अचिकित्सीय बताया। तो ज़्यादातर जो है आचार्य नॉर्मल, देखिए जो सारंगधर है उन्होंने 4 बताए हैं, है ना, ऐसे के से याद कर सकते हैं। अपन आगे देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने भी 4 प्रकार से बताए हैं, लेकिन आचार्य चरक ने विशेषतः 3 प्रकार के रोग बताए, निज आगंतुक और मानसिक। स्वाभाविक रोगों की बात करें तो आचार्य चरक ने 2 बताए हैं, कौन कौन से, जरा और मृत्यु, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निमित्तजा, काल के प्रभाव से जरा और मृत्यु 2 रोग होते हैं। अच्छा, आचार्य सुश्रुत ने कहा कि क्षुत स्वाभाविकास्तु, स्वभाव से कौन कौन से, क्षुत पिपासा जरा मृत्यु निद्रा प्रभृत है। तो इन्होंने कौन कौन से बताए, क्षुत पिपासा जरा मृत्यु और निद्रा, ये आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। तो यहाँ ये जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अलग से भी लिख सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा कि साहब जो यह खलवा आयुर्वेदम अष्टांग उपांग अथर्ववेद से, ठीक है। तो इन्होंने किसको बताया,
यह खल्व आयुर्वेद अष्टांगम उपांग, तो किसका जो है किसने है उपांगम अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का क्या है उपांग है कौन आयुर्वेद। और ये कितने भाग हैं इसके 8 भाग हैं। ठीक है आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपांग, और इसके भेद कितने हैं 8 भेद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पहले क्या था, है ना। ये देखिए श्लोक सत्य सहस्त्र मध्य, है ना। अभी बात करते हैं हम कि पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के पूर्व, है ना, आयुर्वेद को जो है 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्यायों में बनाया था। तो एक कैसे हुआ, देखिए श्लोक सत्य सहस्त्र, तो 1,000 अध्याय थे और एक अध्याय में कितने श्लोक थे 100 श्लोक थे। ठीक है, तो ये जो है 1,00,000 जो है टोटल जो है वो श्लोक हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मदेव ने जब पहले आयुर्वेद का जो स्मरण किया था उसमें 1,00,000 श्लोक थे, लेकिन बाद में कहा कि साहब जो पश्चात मनुष्यों को अल्प आयु, उनकी आयु कम हो गई। अपन ने पहले ही पढ़ा था कि जो धीरे धीरे आयु जो है 400 300 200 और अभी कलयुग में कितनी हो गई 100 हो गई, तो आयु जो कम हुई। अच्छा, इसके अलावा स्वल्प बुद्धि भी कम हो गई। तो इसकी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कम आयु को और कम बुद्धि को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त कर दिया। कितने भागों में 8 भागों में, जिसको आज अपन किस नाम से जानते हैं, अष्टांग आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, अष्टांग आयुर्वेद। ठीक है, इसलिए थोड़ा कम कर दिया उसको ताकि पढ़ सकें। ठीक है, अब देखिए ये जो जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है, ब्रह्म संहिता से मिलती है। और ब्रह्म संहिता आचार्य ये जो परमपिता ब्रह्मा जी थे उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ी सी बात और देखें अपन विमर्श में। देखिए यहाँ पे लिखा है, नॉर्मली लिखा है आयुर्वेद जो है वो किसका उपांग है, अथर्ववेद का उपांग है। लेकिन अपन विमर्श में अगर थोड़ा सा जाएंगे कि साहब चरक तथा हस्त्य आयुर्वेद में आयुर्वेद को अथर्ववेद का ही उपांग माना है ना। चरक और हस्त्य आयुर्वेद में इसको आयुर्वेद को जो है किसका उपांग माना है, अथर्ववेद का माना। लेकिन देखिए व्यास कोई व्यक्ति थे, इन्होंने कोई रचना की, व्यासकृत चरण व्यूह रचना की, कौन सी चरण व्यूह। ठीक है, और संकरोक्त, है ना, संकरोक्त आयुर्वेद ग्रंथों में इसको कहां से माना है, ऋग्वेद का उपवेद माना है, ऋग्वेद का उपवेद माना है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे चले। ये जो है वो डेफिनेशन आती है, तो यहाँ पे आता है कि शल्यशाला के दो नॉर्मल जो अपन ने बात की अभी 8 अंगों की बात की है, उनकी जो डेफिनेशन है कि शल्यशाला के काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार वृत्ति, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्रमिति। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, अब देखिए जो ये किसने लिखी, ये परिभाषा अष्टांग आयुर्वेद की किसने दी, भाई सुश्रुत ने दे दी। ठीक है, किसने दी, सुश्रुत ने दी। तो वो कौन से प्रधान थे, वो शल्य तंत्र प्रधान थे। तो उन्होंने क्या किया, शल्य को जो है वो प्राथमिकता दी। तो इसी प्रकार अगर अपन अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार देखेंगे तो वो किस चीज से प्रधान थे, वो काय चिकित्सा प्रधान थे। तो उन्होंने क्या किया, काय चिकित्सा को सबसे पहले लिख दिया। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि शल्य कितने नंबर पे है, सालाक्य है ना, तो जैसे सालाक्य को कितने नंबर पे रखा है, तो दूसरे नंबर पे रखा है। काय चिकित्सा को कितने नंबर पे, तीसरे पे रखा है। अच्छा, दूसरी चीज इसी में अगध तंत्र, इन्होंने क्या कहा है, अगध तंत्र का है। लेकिन आचार्य चरक ने इसको क्या, विषगर विरोधिक प्रशमन, अगध तंत्र को किस नाम से कहा उन्होंने, विषगर विरोधिक प्रशमन। ठीक है, अच्छा, इसको याद रखने के लिए देखिए एक ट्रिक अपन याद कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत वाले की स्पेशली बात करें तो इन्होंने ससा का भूको अरवा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अपन ठीक से पढ़ें तो ऐसा कह सकते हैं कि सशक का मतलब होता है क्या, खरगोश होता है। खरगोश क्या था, भूखा था, भूखो, और उनको कौन सा चावल दिया, अरवा चावल खिलाया फिर उसको। ठीक है, तो ससाक, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो स से अपन याद रख सकते हैं कि शल्य तंत्र प्रधान थे, तो स पहले आएगा और दूसरे नंबर पर फिर क्या आएगा, सालाक्य आएगा। का से काय चिकित्सा, भू को, तो भू से क्या हुआ, भूत विद्या, को से कौमार वृत्ति, अगध तंत्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण।
आचार्य चरक की बात करें तो ये कसास आ जाएगा, जो काय चिकित्सा जो है वो सबसे पहले कौन आ जाएगा, काय चिकित्सा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सालाके, इसके बाद शल्य। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से आचार्य चरक का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सुश्रुत का आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद जो है ये अलग अलग जो ये तंत्र हैं, मतलब एक एक जैसे शल्य सालाके, इनकी भी डेफिनेशन जो है अलग अलग बताई हैं, उनको भी अपन देखेंगे कि किस प्रकार से इनकी अलग अलग डेफिनेशंस बताई हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें शल्य तंत्र की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले शल्य तंत्र की, तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ट अस्थि बाल, है ना, नख पूया श्राव दुष्ट वर्ण, है ना, अंतर्गर्भ शल्य। तो इन सब की बात अपन करें तो इसमें क्या लिखा है कि ये कभी भी यहाँ से प्रश्न आता है तो कैसे आ जाता है कि ये दे देंगे थोड़ा कि विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख, तो ये कहाँ से कौन से संहिता से लिया गया है, तो ये दे सकते हैं, फिर किसकी परिभाषा से रिलेटेड है, तो आराम से अपन देख के इसको बता सकते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इतने पूछे नहीं गए, जहाँ से पूछे गए हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। दूसरा है सालाके, कि सालाके नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगानाम। तो यहाँ से आ सकता है कि ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगानाम, तो ये जो लाइन है ये किसकी परिभाषा से संबंधित है, तो बिल्कुल अपन लिखेंगे सालाके तंत्र से। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। तो ये सभी अपन पढ़ के आए हैं इन चीज़ों को। इसके बाद है काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसृता नाम व्याधि नाम। तो यह आ जाएगा सर्वांग संसृता नाम व्याधि नाम, कौन से तंत्र की परिभाषा से रिलेटेड है, कौन से तंत्र से संबंधित है, तो ये कौन सा हो गया, काय चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, तो आयुर्वेद के जिस अंग में सर्व शरीरगत रोग, तो सर्वांग संसृता नाम व्याधि नाम, पूरे शरीर के रोगों की जहाँ पे अपन चिकित्सा देखते हैं उसे काय चिकित्सा अपन कहते हैं। तो जवर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार, तो ये सारा आ गया। इसके बाद बात करें अपन भूत विद्या की, तो भूत विद्या नाम देव असुर गंधर्व यक्ष रक्ष, है ना, तो इन सब की बात अगर अपन करते हैं तो वो किस में आ गया, वो भूत विद्या में अपन देखते हैं। यहां से क्वेश्चन भूत विद्या से भी नहीं आता है। इसके बाद अपन बात करें कुमार भृत्य नाम कुमार भ्रण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ। ठीक है, तो ये भी अपन समझ पा रहे हैं, तो ये वहीं से कुमार भ्रण से अपन समझ जाएंगे कुमार वृत्ति की है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद है अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूसिका, है ना, आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम से, तो ये जो है अगत तंत्र की परिभाषा है। ठीक है, इसके बाद अपन अगला देखें रसायन तंत्र। तो यहाँ से जो है वो आया हुआ प्रश्न है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि वय स्थापनम आयुर्मेधा बलकरम रोग अपहरण, ठीक है, समर्थन से। तो इसमें क्या लिखा है कि साहब युवावस्था को अधिक समय तक बनाए रखने के उपाय, आयु धारणा शक्ति बल की वृद्धि करने के प्रकार, शरीर के स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि के तरीकों का जहाँ वर्णन करते हैं। ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी की जहाँ बात करें उसे क्या कहते हैं, रसायन तंत्र। तो ये वाली जो है लाइन आई हुई है यहाँ से यहाँ तक कि ये कौन से तंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है वाजीकरण वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा इसमें अपन किस प्रकार से देखते हैं कि वाजीकरण तंत्रम, ठीक है, वाजीकरण तंत्र हो गया, क्या हो गया, नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतसाम। तो ये क्या हो गया, रेतस। रेतस किसको बोलते हैं, है ना, वीर्य को, शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के शुक्र बताएं, कौन कौन से, अल्प दुष्ट क्षीण और विशुष्क, 4 प्रकार के शुक्र बताएं। अच्छा, ठीक है, इनमें देखिए कैसे इस प्रकार की अगर कोई कमी होती है तो उसको कैसे ठीक करते हैं। देखिए, तो अल्प शुक्र होगा तो क्या करेंगे, आप्यायन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अल्प शुक्र, तो आगे लिखा है आप्यायन प्रसादो उपचय जनन निमित्तम। ठीक है, पर हर्ष जनार्थ है। तो इसमें लिखा है कि अल्प दुष्ट क्षीण और शुष्क वीर्य वाले मनुष्य के लिए आप्यायन करते हैं। आप्यायन मतलब क्या हो गया, पुष्टि करना। ठीक है, क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, ऐसे अल्प और ऐसे आप्यायन करना। ठीक है, दूसरा है दुष्ट शुक्र। दुष्ट शुक्र का क्या करते हैं, प्रसादन करते हैं, या फिर अपन कहें क्या करते हैं, शोधन करते हैं। ठीक है,
तो इसको अगर अपन देखें तो इसको याद रख सकते हैं DPS, जो अपनी दिल्ली पब्लिक स्कूल होता है उससे याद करें तो D से हो गया दुष्ट और PS से अपन याद रख सकते हैं प्रसाधन। ठीक है, तो ये DPS हो गया। तीसरा क्षीण शुक्र, तो क्षीण शुक्र में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्षीण मतलब कम हो गया तो इसकी क्या करेंगे, वृद्धि करते हैं, तो ये क्या हो गया, उपचय करते हैं। तो इसको याद रख सकते हैं, क्षीण का छी ले लें और छी यू से उपचय का यू ले लें, है ना, थोड़ा सा देख सकते हैं। क्षीण शुक्र से क्या करते हैं, उपचय करते हैं। विशुष्क शुक्र, विशुष्क शुक्र का क्या करते हैं, जनन करते हैं, है ना, जनन नई उत्पत्ति करते हैं, है ना। तो इसको याद रख सकते हैं अपन विजन, विजन से याद रख सकते हैं। विशुष्क का क्या ले लिया, वी ले लिया, और जनन का क्या ले लिया, जन ले लिया, तो ये हो गया विजन करते हैं। तो ये जो है ये आया हुआ है विशुष्क वाला, इसमें पूछा गया है और ये चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे भी आप देख सकते हो, इनसे अल्प शुक्र का क्या करते हैं, तो चारों ऑप्शन दे देंगे, या फिर ये नाम भी आ सकता है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यहाँ से फिल इन द ब्लैंक का कुछ दे दे कि ये बीच में फिल कीजिए कौन सी चीज़ रह गई है। ठीक है, तो ये अपन ने अभी तक जो है वो देखा है कि जो वेदोत्पत्ति अध्याय अपन ने शुरू किया है, धन्वंतरी के शिष्य कौन हुए, है ना, 7 शिष्य हुए, वो अपन ने देखा था और अपन ने उसकी ट्रिक भी देखी, उप्स के वीजी करके अपन ने ट्रिक भी देखी है। इसके अलावा अपन ने आगे जो है वो देखा कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, कि सारंगधर ने 4 प्रकार के रोग बताए जिनको अपन ने साका के नाम से याद किया, और उसके बाद आचार्य चरक ने अपन ने कहा कि 3 प्रकार के रोग बताए जिनको अपन ने NAM करके याद किया। और इसके अलावा अपन ने और जो है स्वाभाविक रोग देखे। ठीक है, स्वाभाविक रोग आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखे। तो चरक ने कहा कि साहब 2 प्रकार के स्वाभाविक रोग होते हैं, और लेकिन सुश्रुत ने कहा कि साहब 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चरक ने तो कहा था कि साहब कौन से, जरा और मृत्यु हो गया, और आचार्य सुश्रुत ने कहा कि नहीं, क्षुद्र पिपासा, जरा मृत्यु और निद्रा। तो इस प्रकार से बताए तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा फिर अपन ने यहाँ पे थोड़ा बताया गया कि जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने क्या किया, 1 लाख श्लोकों वाली ब्रह्म संहिता की रचना की, लेकिन मनुष्य की अल्प बुद्धि और अल्प आयु की वजह से उसको क्या किया, 8 भागों में विभाजित कर दिया। और फिर अपन ने जो है पहले अष्टांग जो आयुर्वेद है उसकी परिभाषा देखी, और उसके बाद अपन ने देखा कि एक एक करके जो सभी तंत्र हैं उनकी परिभाषाएं अपन ने देखी, और अपन ने कहा कि जो रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र है ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे का भाग अपन देखेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।